हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी संग मुलाकात के बाद ट्रूडो ने फिर छेड़ा कनाडाई राग, भारत ने दिया दो टूक जवाब। जी हां, साथ ही आपको बताएंगे उमर अब्दुल्ला ने एलजी से मुलाकात करके कर दिया सरकार बनाने का दावा। बताएंगे कब ले सकते हैं शपथ। तो वहीं बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मंडप पर फेंका गया पेट्रोल बम। जी हां, सौहार्द बिगड़ने की बड़ी आशंका। दोस्तों बताएंगे कैसे दुर्गा पूजा को लेकर बांग्लादेश से एक बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके इस दुर्गा पूजा को भंग करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बताएंगे दक्षिण कोरिया ने उड़ाया सीमा पार ड्रोन, किम जोंग उन ने दे दी जवाब में हमला करने की धमकी। तो वहीं बताएंगे आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा, क्या है बीजेपी की नई रणनीति। दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताएंगे एक एक करके, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह निरंतर भारत देश में विकास चाहते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पीएम मोदी संग मुलाकात के बाद ट्रूडो ने फिर छेड़ा कनाडाई राग, भारत ने दे दिया दो टूक जवाब। दरअसल लाओस में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ वास्तविक मुद्दे हैं जिनको हल करने की आवश्यकता है। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बातचीत की उसे विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने कई बार कहा है कि कनाडाई लोगों की सुरक्षा और कानून के शासन को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और वो इस पर ध्यान देंगे। कनाडाई प्रधानमंत्री की ओर से ये बातचीत खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकार के शामिल होने का आरोप लगाने के एक साल बाद हुई है। दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से की गई इस टिप्पणी को लेकर भारत ने भी करारा जवाब दिया। सूत्रों के हवाले से भारत ने कहा कि देश को उम्मीद है कि कनाडा की धरती पर भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों को होने नहीं दिया जाएगा और कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ हिंसा, उग्रवाद और आतंकवाद की वकालत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो अब तक नहीं की गई है। संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ ऐसी ताकतों का बढ़ता गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। वहीं बता दें उमर अब्दुल्ला ने एलजी से मुलाकात कर किया सरकार बनाने का दावा, कहा नई हुकूमत में जम्मू से नहीं होगा भेदभाव, 48 से 72 घंटे में ले सकते हैं उमर अब्दुल्ला शपथ। जी हां, जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव में बम पर जीत दर्ज करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कल शाम को श्रीनगर के राजभवन में जाकर एलजी मनोज सिन्हा को सरकार गठन के लिए दावा पेश किया। इससे पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा के नेतृत्व में नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने उमर अब्दुल्ला को समर्थन पत्र सौंपा। असेंबली में कांग्रेस के 6 विधायक जीत कर आए हैं, जबकि एनसी के 42 विधायक जीते हैं। इससे पहले 4 निर्दलीय विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला को 52 विधायकों का समर्थन मिल चुका है, जबकि सरकार गठन के लिए 48 विधायकों की आवश्यकता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, चूंकि प्रदेश में फिलहाल केंद्र का शासन है, इसीलिए सरकार गठन के लिए ये एक लंबा प्रोसेस होगा। हमारे अनुरोध पत्र को एलजी राष्ट्रपति भवन भेजेंगे, फिर वहाँ से सलाह के लिए उन्हें गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। एलजी ने हमसे कहा है कि इन कामों में 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। अगर मंगलवार तक ये प्रक्रिया निपट जाते हैं तो हम बुधवार को शपथ ग्रहण करना चाहेंगे। मैं सभी से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सरकार में जम्मू को इग्नोर नहीं किया जाएगा। जी हां, ऐसे में उमर अब्दुल्ला काफी ज्यादा उतावले नजर आ रहे हैं दोस्तों सीएम बनने के लिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मंडप पर फेंका गया पेट्रोल बम, सौहार्द बिगड़ने की बहुत बड़ी आशंका। बता दें बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कुछ अराजक तत्वों ने दुर्गा पूजा पंडाल पर पेट्रोल बम फेंक दिया। इससे पूरे पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई। ये घटना पुराने ढाका के टाटी बाजार हुई। यहाँ सजाए गए एक दुर्गा पूजा मंडप पर अराजकों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। इससे पंडाल में भगदड़ मच गई। पेट्रोल बम फेंके जाने के बाद जोरदार धमाके की भी आवाज सुनी गई। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अन्य ब्यौरे का इंतजार किया जा रहा है। वॉइस ऑफ बांग्लादेश हिंदू नामक एक्स अकाउंट पर इससे संबंधित एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें एक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हुए दिखाया गया है। शेयर की गई जानकारी के अनुसार टाटी बाजार के पूजा मंडप में यह ब्लास्ट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के समय में हिंदुओं को हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तो था पेट्रोल बम फेंकने का तरीका। अब दोस्तों आपको बताते हैं बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा के पंडाल में इस्लामी गीत गाया है। दोस्तों पूजा को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है। हिंदू समुदाय ने आपत्ति जताई है और आपत्ति जताई भी क्यों ना, उनके होली फेस्टिवल में, होली इज द सेंस की पवित्र त्योहार में, दुर्गा पूजा में ऐसा कांड किया गया है। दोस्तों बता दें लगातार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इस कड़ी में अब कट्टरपंथियों ने चटगांव शहर में दुर्गा पूजा के मंच पर इस्लामी गीत गाया। जानकारी के मुताबिक लोगों के एक समूह ने खुद को एक सांस्कृतिक समूह का सदस्य बताया है और गुरुवार शाम को चटगांव शहर के जेएम सेन हॉल में गीत गाना चाहा तो पूजा समिति के सदस्यों ने इसकी अनुमति दे दी। इसके बाद उन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले समूह ने एक धर्मनिरपेक्ष गीत गाया, लेकिन दूसरा गीत इस्लामी गीत था जो कि दुर्गा पूजा से कहीं तक कोई लिंक नहीं था उस गीत का। उन्होंने बताया कि
दुर्गा पूजा पंडाल के मंच से इस्लामी गीत गाने से हिंदू समुदाय और वहां मौजूद हिंदुओं में आक्रोश फैल गया। जी हाँ। तीसरा आपको बताते हैं दोस्तों, मां काली का मुकुट जो प्रधानमंत्री मोदी ने गिफ्ट किया था, भेंट चढ़ाया था पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मंदिर में, अब उसको चोरी कर लिया गया है। जी हाँ। बांग्लादेश के सतखीरा में स्थित मां काली के जेशोरेश्वरी मंदिर की बहुत मान्यता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था तो उन्होंने उस मंदिर में मां काली का मुकुट भेंट किया था। अब खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी द्वारा भेंट किया गया मुकुट मंदिर से चोरी हो गया है। सोने की परत चढ़ा चांदी का मुकुट गुरुवार दोपहर में मंदिर से चोरी हो गया। जी हाँ दोस्तों, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में। आप देख सकते हैं एक ही दिन में ये 3 बड़ी खबरें आई हैं। हिंदू समुदाय की श्रद्धा को आहत की गई है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, ये तो थी बांग्लादेश से हिंदुओं को लेकर खबर। तो वहीं आपको बता दें, कोलकाता से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में उपद्रवियों ने मचाया उत्पात, पूजा रोकने और मूर्ति तोड़ने की दे दी धमकी। जी हाँ। पश्चिम बंगाल के मेटिया ब्रुज इलाके के केएमसी वार्ड नंबर 133 में दुर्गा पूजा के दौरान विवाद देखने को मिला है। दरअसल पश्चिम बंगाल भाजपा ने इसको लेकर सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है। पोस्ट शेयर करते हुए भाजपा ने लिखा कि पश्चिम बंगाल के केएमसी वार्ड नंबर 133 मेटिया ब्रुज में बंगाली हिंदू दुर्गा पूजा मना रहे थे, जहां पर परेशान करने वाले दृश्य सामने आए हैं। सुबह में जब दुर्गा पूजा के दौरान लोग ढाक और शंख बजा रहे थे, इससे ममता बनर्जी के वोट बैंक का एक वर्ग नाराज हो गया। लगभग 50 से 60 लोगों की भीड़ पंडाल में घुस गई और धमकी देने लगी, अगर तुरंत उत्सव को नहीं रोका गया तो वे मां दुर्गा की मूर्ति को नष्ट कर देंगे। अब आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बांग्लादेश को क्या ही कहें जब अपने ही घर में बंगाल से ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो कि वहां की ममता बनर्जी सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है और उन वर्ग पर एक्शन भी नहीं ले सकती क्योंकि उसका वोट बैंक जो है। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं आपको बता दें, दक्षिण कोरिया ने उड़ाया सीमा पार ड्रोन, किम जोंग उन ने दे दी जवाब में हमला करने की धमकी। जी हाँ। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर देश विरोधी दुष्प्रचार सामग्री गिराने के लिए उसकी राजधानी में ड्रोन उड़ाने का शुक्रवार को आरोप लगाया है। इसके साथ ही किम जोंग की ओर से धमकी दी गई है कि भविष्य में इस तरह की गतिविधि पर कड़ी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजधानी प्योंगयांग में 3 अक्टूबर और गत बुधवार व बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरियाई ड्रोन के उड़ान भरने की बात सामने आई है। मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया की संप्रभुता का उल्लंघन करने और उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उत्तर कोरिया के मंत्रालय ने कहा कि उसके सुरक्षा बल हर तरह से हमले की तैयारी करेंगे और अगर दक्षिण कोरियाई ड्रोन उत्तर कोरियाई क्षेत्र में फिर से नजर आते हैं तो वे बिना चेतावनी दिए कड़ी जवाबी कार्रवाई करेंगे। साथ ही आपको बता दें, महिला न्यूज एंकर को देखकर भी कुछ नहीं होता तो वो मेडिकली फिट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जाकिर नाइक का पाकिस्तान में एक नया इस्लामिक ज्ञान, जिसके बाद लोगों में फूटा गुस्सा। दोस्तों भारत में कई मामलों में वांछित चल रहा भगोड़ा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पाकिस्तान में जमकर ऊट पटांग बातें कर रहा है। इस्लामिक विद्वान बनकर पाकिस्तान पहुंचा जाकिर नाइक इस कदर अपनी गंदी मानसिकता जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तानी खुद ही उससे तौबा तौबा कर रहे हैं। पाकिस्तान की एयरलाइंस पीआईए की आलोचना हो या फिर अविवाहित महिलाओं को बाजारू कहना हो, ऐसे कई बयान है जिस पर पाकिस्तान खुद सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जाकिर नाइक को क्या इसीलिए बुलाया गया था। अब इस फहरिस्त में जाकिर नाइक एक नया बयान शामिल हुआ है। जाकिर नाइक ने टीवी के न्यूज एंकर को भी पुरुषों को उत्तेजित करने वाला बता दिया। जाकिर नाइक का ज्ञान इतने पर ही बंद नहीं हुआ, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर महिला एंकर को देखकर पुरुषों को कुछ भी नहीं होता है तो वो मेडिकली फिट नहीं है। यानी जाकिर नाइक की माने तो अगर किसी आदमी के मन में महिला को देखकर गंदे विचार ना आए तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ऐसे में दोस्तों जाकिर नाइक के इन बयानों के बाद पाकिस्तानी लोग भड़कते नजर आए हैं। लोग कह रहे हैं कि मतलब डॉक्टर के अनुसार स्वस्थ आदमी नैतिक और मानसिक रूप से गंदा होता है। इस्लामिक विद्वान खूब दिखे, इस्लामिक जोकर भी उनके रूप में दिखे। किसी ने कहा कि सोचिए अगर जाकिर नाइक को बाहर ना निकाला होता तो भारत में क्या स्थिति होती। सभी को भारतीय सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने समय रहते हुए बाहर निकाल दिया। कृपया उसे दोबारा ना बुलाएं। एक अन्य यूजर ने कहा कि जाकिर नाइक ये बातें एक महिला एंकर के साथ बात करते हुए कह रहे हैं, इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस भगोड़े जाकिर नाइक को इग्नोर ही करना चाहिए वही बेहतर है, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब यही होता है कि उसके बातों को इग्नोर ही किया जाए तो अच्छा है। वहीं आपको बता दें, कश्मीर के सवाल पर क्या बोली पाकिस्तान की जनता जब पूछा गया सवाल बॉर्डर खोल दिए जाए तो क्या होगा। आपको बता दें कश्मीर के भारत में शामिल होने के सवाल पर क्या कहते हैं पाकिस्तानी। दरअसल कर्नाटक में 4 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे। पुलिस ने पाकिस्तान के एक परिवार के साथ 4 अन्य पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से फेक आधार कार्ड भी मिले हैं। इन लोगों की इस हरकत पर पाकिस्तान की आवाम काफी ज्यादा भड़क गई है। यूट्यूबर शोएब चौधरी ने इसको लेकर जब पाकिस्तान की जनता से सवाल किया तो वो भड़क गए और उन्होंने इसे शर्मनाक हरकत बताया है। पाकिस्तानियों ने कश्मीर के मुद्दे पर भी अपनी सरकार को आईना दिखाया है और कहा कि लाहौर बॉर्डर खोल दिए जाए तो भी कश्मीरी पाकिस्तान में नहीं आएंगे, उल्टा पाकिस्तान के लोग ही भारत चले जाएंगे। एक पाकिस्तानी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो लाहौर के सारे लोग इंडिया चले जाएंगे, लेकिन इंडियन कश्मीर से एक भी शख्स पाकिस्तान नहीं आना चाहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी भरी हुई है, यहाँ रातों
रात चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, कौन ही रहना चाहेगा यहाँ। यानी कि दोस्तों पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के हुक्मरानों से परेशान हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें MIM नेता शोएब जमाई ने की दिल्ली आने वाले बाहरी हिमाचली लोगों के आधार कार्ड चेक करने की मांग। जी हाँ, संजौली विवाद पर एक बार फिर MIM नेता का वीडियो वायरल हुआ है। दिल्ली के MIM के नेता शोएब जमाई ने एक बार फिर से हिमाचल में मुसलमान की सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यदि मोहब्बत की दुकान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो ये सवाल राहुल गांधी व इमरान प्रतापगढ़ी से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। उन्होंने एक्स पर हिमाचल के अपने दौरे के वीडियो को पोस्ट किया। इसमें वे साफ कह रहे हैं कि यदि वहां पर संख्या इतनी कम है तो आखिर हमसे आपत्ति क्या है। उन्होंने संजौली में हिंदू संगठनों के सनातनी सब्जी वालों के बोर्ड लगाने के जवाब में हिमाचल के सेब का बॉयकॉट करने व सरकार से अपील की है कि दिल्ली आने वाले बाहरी हिमाचली लोगों के आधार कार्ड चेक करने की मांग की है। वहीं बता दें क्या ईरान के हमले का बदला ले पाएगा इजराइल? 10 दिन बाद भी असमंजस में नेतन्याहू। आखिर यहूदी देश के पास विकल्प और खतरा क्या क्या है बता दें। इजराइल ने बार बार कहा है कि वो 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले का जवाब जरूर देगा। ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछारें कर दी थी, जिनमें से कई इजरायली रक्षा ढांचों पर गिरी थी। ईरान के निशाने पर तेल अवीव में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय और तेल नोफ सेन हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया था। इसके बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते रहे हैं कि इजराइल ईरान को जवाब देगा और ये बहुत ही गंभीर होगा। आइए आपको बताते हैं दोस्तों कि इजराइल के पास क्या विकल्प है और इसके दुश्मनों के लिए इसका क्या असर होगा। दरअसल ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल सरकारी इमारतों से लेकर जमीन के नीचे तेल रिफाइनरियों को निशाना बना सकता है। इसके साथ ही वो ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला कर सकता है। हालांकि ईरान में कहीं भी हमला करना इजराइल के लिए सैन्य चुनौती है। ईरान में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 1500 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भरनी होगी, यानी उसके विमानों को संभवतः आसमान में हवा में ईंधन भरने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही उसे रशिया से मिली ईरानी एयर डिफेंस का सामना भी करना पड़ेगा। वहीं बता दें BSF ने सोने की तस्करी पर कसा शिकंजा। भारत बांग्लादेश सीमा पर 4.5 किलो सोने के साथ तस्कर गया पकड़ा। जी हाँ, सीमा सुरक्षा बल के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने नदिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी पर शिकंजा कसा है। BSF ने बड़ी तस्करी को नाकाम कर 4.671 किलोग्राम सोने की एक बड़ी खेप जब्त की है। BSF ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि सोना बांग्लादेश से तस्करी कर भारत लाया जा रहा था। वहीं बता दें इजराइल ईरान तनाव के बीच पुतिन ने की ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात। पश्चिम एशिया के हालात पर हुई चर्चा। जी हाँ, शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर चर्चा की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब इजराइल ईरान के बीच तनाव चरम पर है। एक हफ्ते पहले ही रशिया के प्रधानमंत्री ने भी ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान और उपराष्ट्रपति रेजा अरब से ईरान में मुलाकात की थी। जी हाँ, सोवियत संघ के समय में ईरान और रशिया एक दूसरे के कट्टर आलोचक थे, लेकिन मौजूदा समय की बदली परिस्थितियों में दोनों देश करीब आ गए हैं। दोनों देशों पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने दोनों देशों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान को ऐसे ताकतवर देश की आवश्यकता है जो उन्हें हथियारों की सप्लाई कर सके। वहीं यूक्रेन युद्ध के चलते अलग थलग पड़े रशिया को ईरान के रूप में एक मजबूत सहयोगी मिला है। वहीं बता दें बीच हवा में फेल हुआ एयर इंडिया फ्लाइट का हाइड्रोलिक सिस्टम, कई घंटे आसमान में उड़ने के बाद सेफ लैंडिंग। जी हाँ, तमिलनाडु के त्रिची से यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजाह के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया की एक फ्लाइट में गुरुवार उस समय तकनीकी खराबी आ गई जब वो आसमान में उड़ रही थी। जानकारी के मुताबिक विमान में हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, जिसके चलते उसे वापस त्रिची हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी है। अच्छी खबर यह है कि फ्लाइट ने सेफ लैंडिंग कर ली है। इसमें 140 यात्री सवार थे। कुछ घंटे तक आसमान में रहने के बाद विमान फिलहाल सुरक्षित रूप से लैंड कर गया है। वही बता दें नेता विपक्ष के पद को लेकर भाजपा ने क्या किया दावा। बम बरसारे इजराइल को अमेरिका ने कितना दिया पैसा। दोस्तों बीजेपी ने शुक्रवार को दावा किया है कि इंडिया गठबंधन विपक्ष के नेता के पद पर राहुल गांधी की जगह दूसरे नेता को बैठाने के लिए मंथन कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि अगर गठबंधन को लगता है कि राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे तो ये उन्हें बदलाव जरूर करना चाहिए। शुक्रवार को नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि विपक्षी दलों के अंदर कई सक्षम नेता हैं जो विपक्ष के नेता की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह फैसला गठबंधन को ही लेना चाहिए क्योंकि ये इंडिया ब्लॉक का आंतरिक मामला है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में बम बरसा रहे इजराइल को उसका करीबी दोस्त अमेरिका खूब पैसे दे रहा है। एक ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। अमेरिका ने गाजा युद्ध के बाद से इजराइल को कम से कम 17.9 अरब डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की। इसके अलावा अमेरिका ने 4.86 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि पश्चिम एशिया में अपने सैन्य अभियानों में खर्च किया। वहीं बता दें प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त बता भारत की पॉलिसी पर उठाए सवाल। ट्रंप ने कहा जवाबी कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत की आलोचना की है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संबंधों की तारीफ की थी। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी वस्तुओं पर भारत की तरफ से सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने पर पारस्परिक टैक्स यानी कि म्यूचुअल टैक्स लगाने का संकल्प दोहराते हुए आरोप लगाया कि सभी प्रमुख देशों में भारत विदेशी उत्पादों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है।
उन्होंने कहा वो सत्ता में आने पर जैसे को तैसा टैक्स सिस्टम लगाएंगे। ट्रंप ने डेट्रॉइट में प्रमुख आर्थिक नीति पर अपने भाषण में कहा कि शायद अमेरिका को फिर से असाधारण रूप से समृद्ध बनाने की मेरी योजना का सबसे अहम तत्व पारस्परिकता है। साथ ही आपको बता दें दुनिया की सबसे ज्वलंत समस्याओं का समाधान कैसे होगा, EAS में पीएम मोदी ने खुलकर बताया इसका समाधान। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी EAS को संबोधित करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र में शांति तथा प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। हमारा मानना है कि समुद्री गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत संचालित की जानी चाहिए। दोस्तों, वही बता दें चीन की दो टूक ताइवान कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता और जारी रहेगा एकीकरण। दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से ताइवान को साफ शब्दों में कड़ा संदेश दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंगते के बयान चीन के एकीकरण को नहीं रोक पाएंगे। निंग ने गुरुवार को लाई के भाषण पर जोर देते हुए कहा कि ताइवान की संप्रभुता पर कोई कब्जा या अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। दुनिया में एक ही चीन है। ताइवान चीनी क्षेत्र का अविभाज्य हिस्सा है। पीपुल्स रिपब्लिक की सरकार चीन की एकमात्र कानूनी सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करती है। जी हाँ, माओ निंग ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। लाई चिंगते प्राधिकरण इस तथ्य को नहीं बदल सकते हैं कि ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों किनारे एक ही चीन के हैं। निंग ने कहा कि स्वतंत्रता हासिल करने और उकसावे की कोशिशें कहीं नहीं ले जाएंगी। वहीं बता दें न्यूयॉर्क में मेट्रो में दौड़ रहे चूहे तो इधर चमक रही दिल्ली मेट्रो। रूसी मीडिया ने उड़ाया अमेरिका का मजाक तो मिला चीन का साथ। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका मीडिया जहां रशिया को लेकर लगातार हमले करता रहता है, वहीं रूसी मीडिया भी वॉशिंगटन की पोल खोलता रहता है। रूसी मीडिया स्पुतनिक ने भारत की दिल्ली मेट्रो को लेकर अमेरिका को आईना दिखाया है, जो खुद को सुपर पावर कहता है लेकिन सुविधाएं देने के नाम पर जीरो है। स्पुतनिक न्यूज ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिखाया कि न्यूयॉर्क मेट्रो में चूहे दौड़ रहे हैं और हर तरफ गंदगी है। वहीं दिल्ली मेट्रो हर तरफ चमचमा रही है। दिल्ली मेट्रो की साफ सफाई दिल जीत रही है। स्पुतनिक के इस वीडियो पर चीन के भारत में दूतावास की प्रवक्ता ने भी दिल्ली मेट्रो की जमकर तारीफ की है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खबर नवंबर से जनवरी तक किस तारीख में क्या होगा, कब मिलेगा नया प्रेसिडेंट। दरअसल अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में मुख्य मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच रहने की उम्मीद है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस है जो फिलहाल उपराष्ट्रपति के पद है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार बने डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार JD वेंस और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट टिम वॉल्ज हैं। चुनाव की प्रक्रिया नवंबर में शुरू होगी और अगले साल जनवरी में नतीजे आएंगे। अमेरिका में इस समय प्रचार जोर शोर से चल रहा है। अमेरिका में अगले महीने यानी नवंबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से जनवरी में नतीजों तक चुनाव से संबंधित घटनाओं की तारीखें हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चुनाव के बीच ट्रंप की सजा पर भी नजर गड़ाई जा रही है। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में चुनाव का दिन है। 26 नवंबर की तारीख भी खास रहने वाली है। उस दिन ट्रंप को सजा सुनाई जाएगी। तो वहीं 17 दिसंबर निर्वाचक का दिन होगा जो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। 25 दिसंबर को चुनावी वोट सीनेट के अध्यक्ष को प्राप्त होने चाहिए। यह भूमिका इस तारीख तक उपराष्ट्रपति और आर्किविस्ट निभाते हैं। 6 जनवरी को उपराष्ट्रपति कांग्रेस के संयुक्त सत्र में इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की गिनती की अध्यक्षता करेंगे। 20 जनवरी को एक समारोह में विजेता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर पद की शपथ दिलाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें चीन हो या पाकिस्तान और पैनी नजर रखेगा अपना भारत 52 सैटेलाइट वाली योजना को मोदी सरकार की मंजूरी। जी हाँ, चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की सीमा के पास हरकतों पर नजर रखनी हो या अपने देश के अंदर सुविधाओं का विस्तार करना हो, सैटेलाइट्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत सरकार अंतरिक्ष आधारित निगरानी मिशन के तहत आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की दिशा में जी जान से जुटी है। इसी के तहत मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हालांकि मोदी सरकार ने इस मंजूरी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन न्यूज वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक CCS से मंजूर किए गए प्रस्ताव में निगरानी के लिए कम से कम 52 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करना शामिल है। वहीं बता दें मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस, हादसे के बाद बोगियों में लगी आग, 19 के अब तक घायल की खबर है। दोस्तों, मैसूर से बिहार से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन में आग लग गई। ये घटना कावराई पेट्टई रेलवे स्टेशन के पास हुई है। ये इस हादसे में 19 लोग घायल हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ऐसे में गेट वेल सून कहना आप लोग मत भूलिएगा। दोस्तों, वहीं बता दें आखिर क्या है बीजेपी की रणनीति। दिल्ली विधानसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहेंगे JP नड्डा। जी हां, अगले साल फरवरी 2025 तक 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा ही दिल्ली विधानसभा चुनाव तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। दरअसल आने वाले 4 से 5 महीनों में महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो चुका है। हालांकि पार्टी ने उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोले तो आरएसएस के बीच कई दौर की बैठकें हुई हैं। आरएसएस ने बीजेपी अध्यक्ष के लिए कई नामों का सुझाव दिया है। इनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व महासचिव संजय जोशी का नाम तेजी से आगे चल रहा है। दोस्तों वही बता दें, नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही देश व समाज को बांटा है, जनता राष्ट्रवादी ताकतों के साथ है। जी हां, बिलासपुर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक रसायन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हरियाणा व जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों ने देश का मिजाज बता दिया है। किसान, युवा व महिला व अनुसूचित वर्ग सभी कमल के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने चुनाव में युवाओं, महिलाओं, दलितों को बरगलाने का कार्य किया, मगर जनता ने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूती प्रदान कर कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी जनता कमल को खिलाएगी। तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता है अगली खबर में दोस्तों। यहाँ तक बने निकला सभी